नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अद्विता है। मेरी उम्र 29 साल हो रही है। घर में मैं और मेरी 12 साल की बेटी रहते हैं। हमारे बराबर वाले फ्लैट में एक नए किराएदार आए थे। एक दिन उन्होंने हमें डिनर पर बुलाया। हम तैयार होकर निकले और दरवाजे की घंटी बजाने लगे। फिर दरवाज़ा खोला और फिर मुस्कुराते हुए बोले, आओ अवधिता। मैं अपनी बेटी प्रीति के साथ अंदर आई। स्नेहा ने अपने परिवार से मेरा परिचय कराया। स्नेहा का पति नेहरू मुझे देखता ही रह गया। जीन्स टॉप, कंधे तक लहराते बाल सलीके से किए हुए थे। मेकअप बहुत आकर्षक किया हुआ था। मधु प्रीति और सुशांत को हेलो दीदी, हेलो भैया कहती और उनसे बातें करने लगी। मधु और सुशांत बातों में मग्न हो गए। नेहरू मेरे रूप सौंदर्य में घिरा रहा। उसने मेरे चेहरे से नजरें हटाने का मन ही नहीं बना रहा था। मैं और स्नेहा बातों में व्यस्त थी। नेहरू कनखियों से मुझे निहार रहा था और हमारी बातों की तरफ कान लगाकर बैठा हुआ था। मैं दवाओं की एक कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर थी। यहाँ मध्य प्रदेश में इस फ्लैट में अपनी बेटी के साथ रहती थी। ऑफिस के कुछ सहकर्मियों ने मुझे ये फ्लैट दिलवाया है। इस सोसाइटी में मेरा अच्छा फ्रेंड सर्कल है। खाने की तारीफ करते हुए मैंने प्रीति ने सबके साथ डिनर किया और फिर थैंक्स बोलकर हम घर आ गए। कुछ दिन बीतने पर मेरा घर सेट हो गया। इस बिल्डिंग में 2 बेडरूम फ्लैट थे, मेरा 1 बेडरूम। स्नेहा बड़ी उत्सुकता से मेरी दिनचर्या नोट कर रही थी। मैंने सुधा की मेड को ही रख लिया था। सुबह उससे काम करवाकर मैं प्रीति को अपनी कार से स्कूल छोड़ती, फिर लंच टाइम में स्कूल से लेकर सोसाइटी में ही डे केयर में छोड़ती और शाम को ही लौटती। प्रीति बहुत ही प्यारी और समझदार बच्ची है। मैंने उसे बहुत मैनर्स सिखाए हैं। मैं दिन भर व्यस्त रहती और शाम को खाली होती। मैं स्नेहा से मिलती, कभी उसे कॉफ़ी पर बुलाती तो कभी उसके पास जाती। उसके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता। सोमवार को मेरी और प्रीति की छुट्टी होती तो प्रीति की फ्रेंड्स आ जाती। मैं भी अपनी फ्रेंड्स को बुला लेती। कुछ महीनों की दोस्ती के बाद स्नेहा भी काफ़ी घुल-मिल गई थी। उधर नेहरू मुझसे बात करने का मौका ढूँढता रहता था। लेकिन नेहरू के ऑफिस से आने के बाद मैं कभी स्नेहा के घर नहीं जाती थी। नेहरू यहाँ-वहाँ देखता रहता। उसका आमना-सामना भी मुझसे नहीं होता था। शुक्रवार को प्रीति को तेज बुखार था। मैं भागी-भागी स्नेहा के घर गई। स्नेहा ने दरवाज़ा खोला तो मैं कहने लगी, प्रीति को बहुत तेज़ बुखार है, क्या कोई डॉक्टर है जो घर आ सकता है? स्नेहा बोली, हाँ अंदर आ जाओ, मैं नंबर देती हूँ। नेहरू ड्राइंग रूम में पेपर पढ़ रहा था। फौरन उठकर खड़ा हो गया। मुझको देखकर उसका चेहरा खिल गया। नाइट सूट में मैं बहुत ही आकर्षक लग रही थी। फिर कुछ देर बाद वह मेरी खूबसूरती को निहारते हुए चिंतित स्वर में बोला, मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। नहीं थैंक्स, आप मुझे नंबर ही दे दीजिए, मैं कर लूँगी। स्नेहा ने नंबर लिखकर दे दिया। स्नेहा प्रीति को देखने के लिए मेरे साथ चल दी। तभी नेहरू भी पीछे आ गया। स्नेहा के साथ नेहरू पहली बार मेरे फ्लैट में आया था। मेरे घर में चारों तरफ नज़र दौड़ाई। घर पूरी तरह से आधुनिक साज सज्जा से सुसज्जित था। स्नेहा ने प्रीति का माथा छुआ, बोली तेज बुखार है, मैं डॉक्टर को फ़ोन कर रही थी लेकिन उधर से किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। तो कहने लगी, त्योहार है, शायद सो रहे होंगे। ऐसा करती हूँ, अस्पताल ही ले जाती हूँ। नेहरू ने फ़ौरन कहा, मैं चलता हूँ, आप प्रीति को उठा लीजिए। मैं कपड़े चेंज करके गाड़ी निकालता हूँ, आप नीचे आ जाओ। स्नेहा ने कहा, मैं भी चलती हूँ। नेहरू ने कहा, नहीं, तुम क्या करोगी? बच्चों को क्लास के लिए उठाना है, मेड भी आने वाली है, मैं दिखा लाता हूँ। ठीक है, कहकर स्नेहा अपने घर चली गई। नेहरू कार की चाबी उठाकर नीचे उतर गया। मैं भी प्रीति को उठाकर कार तक गई। नेहरू ने एक नज़र मुझ पर डाली। टी-शर्ट और जीन्स में मेरे फिगर को देखकर एक मुस्कान उसके चेहरे पर खिल उठी और फिर वह ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मैंने कहा, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं प्रीति के साथ पीछे बैठना चाहूँगी। हाँ हाँ ठीक है, और हम लोग चल दिए। पर शीशे में नेहरू मुझे ही देखता रहा। मैं पूरी तरह से प्रीति में ही खोई हुई थी क्योंकि उसे बहुत तेज़ बुखार था। वह लगभग बेसुध थी। डॉक्टर ने चेकअप के बाद उसे तुरंत एडमिट कर लिया। मैंने कुछ लोगों को फ़ोन किया। 1 घंटे में मेरी कई सहेलियां और दोस्त पहुंच गए। सब ऑफिस के लोग थे, लेकिन मेरे शुभचिंतक थे। ये सब नेहरू ने साफ साफ महसूस किया। मैंने नेहरू का परिचय पड़ोसी कहकर करवाया। सबके आने से नेहरू असहज हो गया और फिर बोला कि ठीक है, मैं अब चलता हूँ, कोई ज़रूरत हो तो फ़ोन कर देना।
और नेहरू ने घर जाकर स्नेहा को सारी बात बता दी। नेहरू अच्छी तरह तैयार होकर मेरे लिए खाना भी लेकर अस्पताल पहुंचा तो मुझे अकेली देखकर खुश हो गया। मैं प्रीति के पास अकेली बैठी थी, सब दोस्त जा चुके थे। मैंने खाने के लिए कई बार थैंक्स कहा। नेहरू मेरे साथ कुछ समय रहकर खुश हुआ। वह थोड़ी देर प्रीति की तबीयत के बारे में बात करता रहा। वह अपनी तरफ से मुझे प्रभावित करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता था। तभी मेरी एक सहेली भी खाना लेकर आई तो मैं हंसकर बोली, मेरा ध्यान रखने वाले कितने लोग हैं। थोड़ी बहुत बातों के बाद नेहरू घर लौट गया। शाम को स्नेहा मेरे लिए डिनर लेकर आई तो मैंने प्यार से स्नेहा का हाथ पकड़ लिया और मैंने कहा, आप मेरे लिए कितना कर रही हैं, थैंक यू वेरी मच। कहते हुए मैंने कहा, अलविदा, हम दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, इतना तो हमारा फ़र्ज़ बनता है। तुम बेकार की औपचारिकता में मत पड़ा करो, बस प्रीति की देखभाल करो। और हाँ, सुबह तो तुम ऐसे ही उठकर आ गई थी रात को रुकने के लिए, तुम्हें कपड़े चाहिए होंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा, मैं तुम्हें कपड़े ला देती हूँ और अपना कुछ सामान भी ले आती हूँ। नेहरू फ़ौरन खड़ा हो गया, मुझे बोला, मैं चलता हूँ। मैंने हाँ में सर हिलाया तो नेहरू का मन खिल उठा। कार में नेहरू मुझे ही चोर नज़रों से लगातार देखता रहा। अपने मन को चोर का उसने किसी भी हाव-भाव से बाहर नहीं आने दिया, लेकिन अंदर ही अंदर मन में कुटिलता लिए वह अकेली औरत को प्रभावित करने का कोई मौका नहीं जाने देना चाहता था। रास्ते भर हम दोनों की कोई खास बात नहीं हुई, लेकिन सुमित खुश था। मेरे कई दोस्त आ गए तो स्नेहा और नेहरू घर लौट गए। अगले दिन शनिवार को नेहरू ने ऑफिस जाते हुए कार अस्पताल के बाहर रोकी। मैं उसे सुबह देखकर हैरान रह गई। प्रीति ठीक थी। जब मैंने बताया कि शाम तक छुट्टी मिल जाएगी तो नेहरू ने कहा, ठीक है, ऑफिस से मैं इधर ही आ जाऊंगा और साथ ही चलेंगे। मैंने कहा, नहीं नहीं, मेरी फ्रेंड आएगी कार लेकर, उन्हें क्यों परेशान करूंगी। अच्छा ठीक है। मैं नेहरू की बार-बार की हरकतों से उसके इरादे पूरी तरह भाँप चुकी थी, इसीलिए मैं अपनी फ्रेंड के घर चली गई। अगले दिन मैंने ऑफ़िस से छुट्टी ले ली थी क्योंकि मेरी कुछ फ्रेंड्स प्रीति को देखने आई थीं। फिर पुराना रूटीन शुरू हो गया। कुछ दिन बीत गए। हम प्रीति और स्नेहा सब आपस में खुल गए थे। कभी-कभी नेहरू टूर पर होता, वो तीनों मूवी देखने जाते, बाहर खाते पीते। मधु और सुशांत तो मानो मेरे फैन हो गए थे। कुल मिलाकर सब सामान्य था। बस मेरे पीछे पीछे लगे रहने पर भी नेहरू को कोई कड़ी प्रतिक्रिया ना देने से उसके हौसले बहुत बढ़ गए थे। वह सोच रहा था कि अगर वो कोई हरकत करता तो मैं पक्का आपत्ति नहीं करूंगी। किसी पुरुष के साथ की उसे भी तो ज़रूरत है। स्नेहा के प्यार और विश्वास की एक बार भी चिंता ना करते हुए वह मुझसे नज़दीकियों के सपनों में ही डूबा रहता। एक दिन अचानक स्नेहा के मायके से फ़ोन आया। गोवा में उसकी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी। नेहरू ने फ़ौरन गोवा के लिए उसकी फ़्लाइट बुक कर दी। मेड को खाना बनाने के कई निर्देश देकर स्नेहा मुंबई के लिए फ़ौरन तैयारी करने लगी। स्नेहा को एयरपोर्ट छोड़कर आते हुए नेहरू कई तरह की योजनाएं बनाने लगा। मधु और सुशांत कॉलेज चले जाते। नेहरू मुझसे बात करने के मौके ढूंढता रहता, लेकिन स्नेहा के जाने के बाद मैं बच्चों से तभी मिलती जब नेहरू ऑफिस में होता। स्नेहा को गए 8 दिन बीत गए और स्नेहा कल आने वाली थी क्योंकि उसकी मम्मी की तबीयत अब ठीक थी। नेहरू इसे अपना आखिरी मौका समझकर मेरे घर आया। उसने दरवाजे की घंटी बजाई। मैंने दरवाज़ा खोला तो नेहरू ने कहा, एक तकलीफ़ देनी है आपको। मैंने कहा, कहिए। बोला, प्लीज़ एक कप कॉफ़ी बना देंगी। पता नहीं स्नेहा ने कहाँ रखी है, मिल नहीं रही। सर में बहुत दर्द हो रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मैंने कहा, अरे नहीं, आप चलिए, मैं लाती हूँ। आपको भी इस समय कॉफ़ी पीने की आदत है ना, अपनी भी साथ ही लेते आइएगा, साथ ही पी लेंगे। कहकर नेहरू अपने घर चला गया। मुझे उसके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लगे, पर मैंने सोचा शायद मेरा वहम है। 15 मिनट बाद मैं एक ट्रे में कप और कॉफ़ी लेकर आई। उसने मुझे हाथ से अंदर आने का इशारा किया। जैसे ही मैं अंदर गई नेहरू ने दरवाज़ा बंद कर दिया। पूछा, आप अपने लिए नहीं लाई? ट्रे टेबल पर रखकर जैसे ही सीधी हुई नेहरू ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, बैठो ना, मैं कब से तुमसे कुछ कहना चाह रहा था। फिर अचानक मेरे बगल में दबे बैग को देखकर बोला, इसमें क्या है। मैंने एक व्यंग्य भरी मुस्कान उस पर डाली। बैग की चेन खोलकर स्प्रे निकाला। बोली, ये खास स्प्रे है, क्या आप देखना चाहेंगे? कैसे काम करता है ये? नेहरू ने सोचा कि कोई मादक स्प्रे होगा। वह और मेरे पास आ गया तो मैंने उसकी आंखों पर वह स्प्रे कर दिया।
नेहरू छटपटाता रहा। जल्दी से बाथरूम में शावर के नीचे खड़ा हो गया। उसकी आंखें बुरी तरह जल रही थी और मुझे गालियां दे रहा था। आंखों की जलन कम हुई तो जल्दी से उसने गीले कपड़े मशीन में डाले, कपड़े बदले तो नेहरू की लाल आंखें देखकर परेशानी होने लगी थी सबको। बस आई इन्फेक्शन है, तबीयत कुछ ठीक नहीं है कहकर नेहरू जल्दी ही सोने चला गया। सुबह स्नेहा खुद ही टैक्सी लेकर वापस आ गई और सबसे बातें करती रही। फिर मुंबई से लाई मिठाई मुझे देने आई। फिर बोली कि देखो पहले प्रीति को स्कूल छोड़ेंगे फिर ऑफिस जाएगी। बेचारी अकेली औरत, कितनी परेशानी होती है इसकी लाइफ में। कोई बेचारी नहीं होती अकेली औरत, नेहरू ने कहा तो स्नेहा कुछ समझ नहीं पाई, बस उसका मुंह देखती रही जो कि अभी तक भी लाल था।